नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों की विवेचना की जा रही है और इसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध पाठों के मुख्य गद्यांश है उनकी व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का पाठ है प्यारे विद्यार्थियों पाठ 4 आपका निबंध संग्रह पुस्तक से पाठ 4 निबंध भारत एक है। क्या है? भारत एक है। इस निबंध को हमें लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भारत एक है। संस्कृति के ये रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है और ये जो निबंध है प्यारे विद्यार्थियों इनके प्रसिद्ध ग्रंथ किताब है, इनका प्रसिद्ध रचना संस्कृति के 4 अध्याय इसमें से संकलित है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इनके 2 गद्यांशों को हम लेते हैं। पहले थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं और इस पाठ का मूल भाव क्या है वो भी इस निबंध का हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 25 पर है प्यारे विद्यार्थियों इनके बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और देहावसान 1974 ईस्वी में हुआ था। ओज और तेज के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ओज और तेज के कवि के रूप में ख्यात यानी प्रसिद्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भारत की राष्ट्रीय चेतना के सच्चे प्रतिनिधि कवि थे और इनके काव्य में जहाँ भारत के गौरव का गायन है वहीं शांति, बंधुत्व, मनुष्यता तथा शुद्ध विरोध का भी संदेश है। युद्ध विरोध का, क्षमा करना मैं थोड़ा यहाँ पर गलत पढ़ चुका हूँ, युद्ध विरोध का, कि युद्ध का विरोध इन्होंने किया अपने इन रचनाओं के माध्यम से और कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध की से शांति फैलती है, ये बातें वो कहना चाहते हैं। वे प्रेम में भी अध्यात्म स्थापित करना चाहते हैं। वे प्रेम को अध्यात्म का ही स्वरूप मानते हैं या प्रेम में भी अध्यात्म स्थापित करना चाहते हैं, धर्म स्थापित करते हैं। उर्वशी इसका प्रमाण है और उर्वशी इनकी जो रचना है इसमें इस बात का प्रमाण हमें मिलता है कि प्रेम से भी अध्यात्म स्थापित हो सकता है। वे जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े गद्यकार थे। रामधारी सिंह दिनकर कवि भी बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ अच्छे गद्यकार भी थे। पद्य और गद्य दोनों में अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अपने समकालीन कवियों के काव्य की सम्यक आलोचना कर अपनी संवेदनशीलता का भी प्रमाण दिया, यानी वे अच्छे आलोचक भी थे। उस समय के जो कवि थे, समकालीन जो कवि थे, उनका उन्होंने सम्यक दृष्टि से, समान दृष्टि से आलोचना करके अपनी संवेदनशीलता को भाव व्यक्त किया है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों चक्रवात नामक संग्रह की भूमिका में उनके कविता विषय विचारों की मीमांसा है। चक्रवात नाम से इनकी एक संग्रह है, उसमें इनके कविता जो विषय विचार है उनकी मीमांसा है, शोध है, विचार उसमें प्रस्तुत है। किंतु दिनकर जी का राष्ट्रवादी सोच उनके पूरे लेखन पर हावी था और ख़ास तौर से ये दिनकर जी जाने जाते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए। तो राष्ट्रवादी सोच इनके पूरे लेखन पर हावी था। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत अच्छी इनकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर प्रणीत ऐसा अमूल्य ग्रंथ है, ये ऐसा दिनकर जी द्वारा ये रचित ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो उन्हें यशस्वी बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। केवल एक ये ग्रंथ इनकी यश गाथा गाता है या इनकी प्रसिद्धि का आधार है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी। और इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय संस्कृति की मौलिक व्याख्या की है। भारत की जो संस्कृति उसकी मूल व्याख्या क्या है, मौलिक व्याख्या क्या है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके आधारभूत तत्वों की विवेचना प्यारे विद्यार्थी इसमें की है। और इनकी गद्य की भाषा में ओज गुण ज़्यादा दिखता है, तो गद्य में ओज के साथ साथ ओज का जो प्रवाह है वह भी अपने चरम सीमा पर है और इससे पाठक को बांधने में अपूर्व क्षमता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं से पाठक को बांधने में अभूतपूर्व क्षमता है, बहुत अपूर्व क्षमता है। अब एक इस पाठ से ये तो था थोड़ा सा इनका कृतित्व है, रचनाशीलता। अब इस भारत एक है, ये जो निबंध है इसका मूल भाव क्या है? देखिए, भारत एक का शीर्षक जो निबंध है वो हमें पता है प्यारे विद्यार्थियों संस्कृति के 4 अध्याय इनके ग्रंथ से संकलित है। तो इस निबंध में बहुत प्रसिद्ध जो ग्रंथ है इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया है। और इस निबंध में राष्ट्रीय भावना
को प्रखर अभिव्यक्ति मिली है। नाम से ही स्पष्ट पता चलता है कि भारत एक है। तो भारत एक है से राष्ट्रीय भावना जागृत होती है, तो राष्ट्रीय भावना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। इस निबंध में उन्होंने ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की एकता के सूत्रों की पड़ताल करते हुए प्रमाणित किया है कि विविधता में एकता भारत की बहुत बड़ी शक्ति रही है। भारत विविध है, अनेक राज्य है, अनेक बोलियां, अनेक रीति रिवाज, प्राचीन काल से ही भारत में अनेक विविधता रही है, फिर भी भारत एक है। तो ये विविधता में एकता भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। चाहे ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एकता के सूत्र में बंधा है। तो इस बारे में ये पाठ है भारत की एकता के संदर्भ में। अब देखते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो गद्यांश है भारत एक है, रामदास दिनकर जी, तो ये यहाँ से ही पंक्ति, ये जो आगे 3 पंक्तियाँ शुरू से आरंभ होती है। अक्सर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उनकी विविधता में छिपी है। ये बात जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि अपने देश की एकता जितनी प्रकट है उसकी विविधताएं भी उतनी प्रत्यक्ष है। भारतवर्ष के नक्शे को ध्यान से देखने से साफ दिखाई देता है कि इस देश के 3 प्राकृतिक भूभाग स्पष्ट दृष्टि से दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ से है प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता हो गया होगा। ये इस देश के 3 भूभाग हैं। ये जो अवतरण है यहाँ से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ही गद्यांश है, ये बड़ा वाला, यहाँ से है। उनकी 5-7 पंक्तियाँ हैं जो क्रीड़ा स्थल रहे हैं, यहाँ तक है। तो चलिए इनकी व्याख्या हम करते हैं। पहले इसको पद को पढ़ लेते हैं। क्या कहना चाहता है ये पद, क्या लिखा है रामदास दिनकर जी ने। इस देश के 3 भाग, यानी भारत के नक्शे को देखने से पता चलता है कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इस सबसे पहले तो भारत का जो उत्तरी भाग है, सबसे पहले भारत का उत्तरी भाग है जो लगभग हिमालय से लेकर हिमालय के दक्षिण से लेकर के विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत है जो विंध्याचल, इसमें साथ ही विंध्य जो पर्वत हो गया, साथ ही शब्द बनता है ये। इसके बाद विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग, विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। दक्षिणी प्लेटो का मतलब होता है दक्षिणी पठार, प्लेटो का अर्थ होता है पठार। पठार किसको कहेंगे, जो समतल भूमि होती है, चौरस भूमि, ऊंची। पठार, प्लेटो का मतलब पठार, जो ऊंची चौरस भूमि है उसको कहते हैं। इस प्लेटो के दक्षिण कृष्णा नदी से लेकर के कुमारी अंतरिप तक का जो भाग है वह प्रायद्वीप जैसा है। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ जो भूभाग होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप होता है 3 ओर से, तीनों जगहों से 3 ओर से वो ढका हुआ हो पानी से, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो वो प्रायद्वीप जैसा है। अचरज की बात यह है कि प्रकृति ने भारत के जो ये 3 खंड किए हैं, वे ही खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी 3 क्रीड़ा स्थल रहे हैं। तो ये विशेषता है। अब देखिए इसको अर्थ को हम पढ़ते हैं, कैसे व्याख्या करनी है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्यांश रामदास दिनकर जी द्वारा रचित भारत एक है निबंध से उद्धृत है, और जो कि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय से संकलित है। इसमें लेखक ने भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसका परिचय दिया है, साथ ही साथ परिचय देते हुए इतिहास में इसका महत्व क्या है उसके बारे में बताया है कि भारत का भौगोलिक स्थिति का परिचय देते हुए और इसका इतिहास में क्या महत्व है इसका निरूपण इस गद्यांश में किया गया है। ये तो था प्रसंग। व्याख्या में क्या लिखना है, लेखक यहाँ पर कह रहा है कि इस देश के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है कि सबसे पहले भारत का उत्तरी भाग है जो लगभग हिमालय से लेकर के दक्षिण से लेकर के विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतवर्ष की एकता है वो विविधता भरी है, विविधताओं में एकता भारत की विशेषता है। और इसमें भारतवर्ष का जब मानचित्र हम देखते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, तो हम साफ साफ देखते हैं कि उस देश के 3 प्राकृतिक भूभागों में पानी भरा है। 3 जो प्राकृतिक भूभाग है वो इसमें 3 खंड है, 3 प्राकृतिक भूभाग है या 3 खंड है। और सबसे पहला जो खंड है वो उत्तर भारत का है। तो उत्तर भारत का वह भूभाग जो हिमालय की तलहटी है या इसके दक्षिण से लेकर के विंध्याचल जो पर्वत है
दक्षिण में जो विंध्याचल है उसके उत्तर तक फैला हुआ है। विंध्याचल में फिर पर्वत लगाने की आवश्यकता नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि विंध्याचल शब्द स्वयं में ही अचल शब्द पर्वत का द्योतक है। तो विंध्य पर्वत लिख सकते हैं या फिर विंध्याचल ऐसा लिखेंगे, विंध्याचल पर्वत नहीं लिखेंगे। तो विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। कहाँ से? भारत के उत्तर, भारत है जो उत्तर में हिमालय की तलहटी या इसके दक्षिण की तरफ से लेकर के जो विंध्य पर्वत है या विंध्याचल के उत्तर तक फैला है। और क्या लिखा है? किसके बाद फिर विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग है जो हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। तो भारत का ये उत्तरी भाग है जो हिमालय तट से लेकर दक्षिण तक विंध्याचल तक फैला हुआ है। ये इस भाग में, भारत में उत्तरी भाग में जो एकता है, भारत एक है, वो एकता हमेशा होती आए, एकता सदैव रही है। ये लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें एकता रही है। साथ ही साथ इसी तरह से विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी तक का जो उत्तर का वह भाग है जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं, यानी दक्षिणी पठार कहते हैं, वहाँ पर भी एकता है। सांस्कृतिक दृष्टि से उसको हम एक मान सकते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से वह एक है। इस दक्षिणी पठार के दक्षिण में कृष्णा नदी है, लिखा है ना, इस प्लेटो के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरिप तक का, यानी इस प्लेटो से, यानी दक्षिणी जो पठार है उसके दक्षिण अर्थात कृष्णा नदी से लेकर के कुमारी अंतरिप तक का जो भाग है वो तीनों ओर से समुद्र के पानी से घिरा होने के कारण प्रायद्वीप जैसा लगता है, प्रायद्वीप के समान। और मैंने प्रायद्वीप का अर्थ बताया था, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ ऐसा भूभाग होता है उसको हम तीनों ओर से जो पानी से घिरा हुआ होता है ऐसा भूभाग हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप के समान लगता है। इस तरह से अगर प्रकृति की बात करें तो अचरज इस बात का कि प्रकृति ने भारत के जो 3 खंड किए हैं वे ही खंड भारतवर्ष के इतिहास में 3 क्रीड़ा स्थल रहे हैं। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से प्रकृति ने अपने आप ही भारत की भूमि को 3 खंडों में बांटा है, प्रकृति ने स्वयं ने। तो ये 3 खंड है, वो 3 जो भूभाग है, ये तीनों खंड भारतवर्ष के इतिहास में गरिमामय अतीत क्रीड़ा के स्थल रहे हैं। भारतवर्ष के इतिहास में उसके गरिमा में अतीत का क्रीड़ा स्थल है वो रहे हैं। और इन भूभागों में भारत की जो सांस्कृतिक स्तर की एकता है, भारत की जो सांस्कृतिक एकता है वो बहुत सुंदरता से प्रसारित हुई है। और इन भूभागों में भारत के इतिहास के गौरव में उल्लेख है वो हुआ है। भारत का उत्तरी जो भूभाग है या पूरा भारत अगर नक्शे में हम देखते हैं तो तीनों खंड में भारत की गौरव में उल्लेख है वो इतिहास का हुआ है। ये आप लिखेंगे व्याख्या में। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि इसमें भारत के तीनों भूभाग है उनकी क्षेत्रों की विविधता का वर्णन है वो किया है, चित्रण किया है इसमें। और प्राचीन काल से आ रही एकता की अभिव्यंजना की है कि भारत प्राचीन काल से ही तीनों भूभागों में एकता है वो सांस्कृतिक एकता है वो बनी हुई रही है, ये बात इसमें बताया। भाषा सरल है, विषय अनुकूल है, शैली विवेचनात्मक है। प्यारे विद्यार्थी इसमें शैली कौन सी है? विवेचनात्मक शैली। निबंध की इसमें इस पद में विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज है, भावानुरूप है, ऐसे इसमें लिखेंगे। भाषा सहज सरल, विषयानुकूल है और शैली विवेचनात्मक है। और कुछ पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग इसमें किया है। तो ये था ये गद्यांश। अगला गद्यांश देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ और रेगिस्तान की जिंदगी। ये कहाँ है? ये पाठ है पूरा भारत की एकता पर संदर्भ में है। और ये पाठ ये जो गद्यांश है वो पृष्ठ संख्या 56 पर है। ये दूसरा जो गद्यांश है यहाँ से जहाँ पर लिखा ना, धरती की रूपरेखा और जलवायु का प्रभाव उस पर बसने वाले लोगों के शरीर और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। धरती की जो रूपरेखा या जलवायु है उसका प्रभाव, ये सब जानते हैं। धरती की जैसी रूपरेखा होती है, जैसी जलवायु होती है, उसका प्रभाव वहाँ पर बसने वाले लोगों के शारीरिक और मानसिक या शरीर और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। जैसे इसमें बताया लेखक ने कि पहाड़ और रेगिस्तान की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल होती है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती है। इसके कारण इसलिए वहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं वो आज़ाद तबीयत के होते हैं। तबीयत का मतलब स्वभाव, आज़ाद स्वभाव के होते हैं, क्योंकि प्रकृति की घटनाओं को झेलते झेलते उनका शरीर ही कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है और मन साहसी और निर्भीक होता है। ऐसा कौन सा? जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर बसने
बसने वाले लोगों का मन है वो बड़ा कठोर होता है, साहसी, निर्भीक होता है, शरीर कड़ा हो जाता है ये संघर्ष करते करते, कठिनाइयाँ झेलते झेलते। भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहासों में मराठों और राजपूतों की वीरता जो इतनी प्रसिद्ध हुई है, इसका एक कारण ये भी है कि बचपन से ही मराठों को पहाड़ी और तथा राजपूतों को पहाड़ी व रेगिस्तानी दोनों ही प्रकार के जीवन जीने का मौका हासिल है। अब इसमें बताया कि भारतीय इतिहास को अगर खोल करके हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो देख पाते हैं कि भारत में मराठा जाति जो रही है या फिर राजपूत है, तो मराठे लोग हैं वो मराठों को पहाड़ी और राजपूतों को पहाड़ी और रेगिस्तानी दोनों में संघर्ष करने की आदत है एक तरह से, ठीक है। तो वो दोनों ही प्रकार के संघर्ष करने में उनको मौका हासिल है। और इसके विपरीत नदियों के पठारों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो किसान तबीयत के होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, क्योंकि पठार की भूमि उपजाऊ होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पठार की भूमि उपजाऊ होती है और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जीने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक ये अंतरा है, गद्यांश है, क्योंकि यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान वैसे तगड़े नहीं होते जितने राजस्थान के राजपूत का या उस उत्तरी भारत के औसत सिख और पठान लोग होते हैं। वो सब जलवायु का फर्क पड़ता है प्यारे विद्यार्थी, इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो अब इसको हम व्याख्या के संदर्भ में किस प्रकार से पढ़ते हैं देखिए। प्रसंग में लिखना है आपको प्रस्तुत गद्यांश से, प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत अवतरण रामदासी दिनकर जी द्वारा रचित भारत एक है निबंध शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बताया कि पहाड़ और रेगिस्तान का जो जीवन है वो कितना कष्ट में होता है, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की गई कि पहाड़ और रेगिस्तान की जिंदगी वो अलग अलग होती है, वहाँ का जीवन अलग अलग प्रकार का होता है, कष्ट अधिक होते हैं, उसमें सहजता नहीं होती। लेखक यहाँ पर बतलाता है कि सामान्य लोगों की तुलना में तुलनात्मक यहाँ पर बातें हो रही है कि सामान्य लोगों के जीवन की तुलना करने पर पहाड़ों में रहने वाले या रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की जीवन कठिनाई से भरा ही होता है। ये आप जानते ही हैं, एक तो सामान्य लोग, एक तो शहरी लोग हैं, एक मान लीजिए ग्रामीण लोग हैं। तो ग्रामीण लोग मेहनती होते हैं, शहर के लोग आराम परस्त लोग होते हैं। तो इस प्रकार से ही इसमें बताने की कोशिश की है कि पहाड़ पर रहने वाले जो जातियाँ हैं या लोग रहने वाले हैं, रेगिस्तान में जो लोग रहने वाले वो आम लोगों की अपेक्षा, सामान्य लोगों के जीवन की अपेक्षा उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, ये बात इसमें बताई है। इन दोनों जगहों पर जो लोग रहते हैं, पहाड़ों पर हो या फिर रेगिस्तान में, उनकी रुचियाँ तो अलग अलग होती है, लेकिन उनका स्वभाव भी क्या होता है, आज़ाद तबीयत का होता है, आज़ादी का स्वभाव होता है। कारण ये है कि वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहते हैं और प्रकृति की कठोरता को सहन करते करते एक और तो उनका शरीर कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है उनका शरीर। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर मजबूत होता है, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का शरीर मजबूत होता है, क्योंकि वो संघर्ष करते हैं, कठिनाइयाँ अपने प्रकृति की कठिनाइयों को झेलते हैं, इस कारण उनका शरीर कड़ा और मजबूत बन जाता है। और प्यारे विद्यार्थी इसको हम उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई घुमक्कड़ जातियाँ होती है जो खुले में रहती है, ठीक है, खुले आसमान के तले रहती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं वो मजबूत होते हैं, प्रकृति से वो जुड़े रहते हैं। और एक जो ऐसी में रहने वाला या शहर में रहने वाला जो बच्चा है, उनकी तुलना में उनके बच्चे ज़्यादा स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट और मजबूत होते हैं। जो घुमक्कड़ होते हैं, जो बाहरी प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, वो संघर्षों से वो जूझते हैं, प्रकृति का वो सामना करते हैं, इस कारण से उनका शरीर मजबूत होता है, वे बीमार नहीं पड़ते जल्दी से। जबकि शहरी जो बच्चे होते हैं वो प्यारे विद्यार्थी जो आराम प्रस्त होते हैं, तरह तरह की जो यंत्रों से उनका जीवन चलता है, तो ऐसे लोगों का शरीर कमज़ोर होता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, कमज़ोर रहता है उनका शरीर। तो यही बात इसमें बताइए। उनका बौद्धिक स्तर भले ही शहरों वालों में ज़्यादा हो, लेकिन शारीरिक रूप से वो कमज़ोर रहते हैं। जबकि ये जो घुमक्कड़ जो जातियाँ होती है, वह बच्चे शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, कड़े हो जाते हैं, कठोर, उनके अंग वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। तो ये बात इसमें बताया है। तो लेकर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये प्रकृति की कठिनाई को सहते सहते एक और तो उनका शरीर कड़ा हो जाता है, मजबूत बन जाता है। दूसरा, प्रकृति के साथ रहने के कारण उनका मन भी साहसी और निडर हो जाता है। कठिनाइयाँ झेलते झेलते उनका मन भी साहस और उसमें हिम्मत करने वाला होता है, साहसी और निडर भी हो जाता है।
कहने का तात्पर्य है कि पहाड़ी इलाकों और रेगिस्तानी इलाकों के रहने वाले लोगों का कठोर जो जीवन है, कठोर जीवन जीने के वो आदी होते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं वो कठोर जीवन जीने के आदी हो जाते हैं, इससे उनका शरीर कठोर होता है। इसलिए उन्हें कठोरता भी क्या लगती है, सरलता लगती है। उनका जीवन कठोरता में भी उनको सरलता नज़र आती है। निडरता भी उनके स्वभाव में कठोर जीवन बिताने के कारण ही आती है। आगे देखिए, लेखक ये कहना चाहता है कि भारत के इतिहास में दो प्रकार की जातियाँ वीरता के लिए प्रसिद्ध है। उनमें एक है मराठा और दूसरा है राजपूत। क्यों है दोनों वीर? क्योंकि दोनों ही जातियाँ कष्टों में और कठोर जीवन जीने में वाली जातियाँ होती है, जो कि सब जातियों से आगे रही है। इसीलिए ये वीरता में सबसे आगे है, क्योंकि वीर वही हो सकता है जो कठोर स्वभाव का हो। वीर वही होता है जो कठोर स्वभाव का हो, जो कायर स्वभाव का हो, कोमल स्वभाव का हो, वो वीर नहीं हो सकता। तो कठोर स्वभाव का हो, वो कड़े से कड़ा परिश्रम करते हैं, ऐसा जीवन जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मराठे लोग हैं वो बचपन से ही पहाड़ी, और राजपूत लोग हैं पहाड़ी और रेगिस्तानी दोनों ही प्रकार के जीवन जीने का अवसर उनको हासिल होता है, अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए दोनों जातियाँ वीरता को आगे बढ़ाती है। जो लोग नदियों के आसपास रहने वाले होते हैं, पठारों में रहते हैं, पठार या नदियों के पास में रहते हैं, उनका जीवन पहाड़ और रेगिस्तानी लोगों के जीवन जीने की तुलना में दूसरे प्रकार का होता है। वो सरल मिजाज के होते हैं। ये लोग किसान प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि उनकी पठारों के आसपास, नदियों के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है, तो इसलिए खेती किसान वो करते हैं। तो ये भी इसमें बताने की कोशिश की है कि ये लोग किसान प्रवृत्ति के होते हैं। इसका कारण ये है कि पठार की भूमि उपजाऊ होती है और ऐसे स्थानों पर जीने वाले जो लोग हैं उनके जीवन जीने के लिए उनको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहाड़ी तुलना में, रेगिस्तान की तुलना में इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये कहना चाहता है कि एक और जो जीवन में सरलता का मार्ग है, तो दूसरी ओर कठिनता का मार्ग है। कठिनता का मार्ग यदि परिश्रमी कष्ट सहने का आदी है, कठिनता का मार्ग का मतलब परिश्रमी कष्ट सहने का आदी और निर्भीक बनाता है, तो वहीं सहजता का जीवन मौजी तबीयत का या कम से कम में ज़्यादा प्राप्त करने की प्रवृत्ति को जोड़ देता है। इसीलिए यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों बताया है कि यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान वैसे तगड़े नहीं हैं, मजबूत नहीं है, जैसे राजस्थान के राजपूत या फिर पश्चिमी भारत के औस्त सिख या पठान लोग मजबूत होते हैं, किसान मजबूत होते हैं। यही कारण है जलवायु का, और जिससे संघर्ष करते करते वो कठोर हो जाते हैं। तो कठोरता और सरलता का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों को लिखना है कि लेखक ने पहाड़ और रेगिस्तान की जिंदगी की तुलना में पठारों पर रहने वाले लोगों से की है। तो पहाड़ी और रेगिस्तानी जो लोग हैं वो कठोर परिश्रमी होते हैं, जबकि पठारों और नदियों के आसपास रहने वाले लोग हैं वो कम मेहनती होते हैं। तो उनमें दोनों में फ़र्क है। निबंध की मूल भावना से जोड़ते हुए अपने विषय वस्तु को लेकर यहाँ भारत की एकता से जोड़ दिया है। ये निबंध की जो जलवायु का भाव लेकर के प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लेखक ने रामदास दिनकर जी ने एक तरह से भारत की एकता से जोड़ दिया कि इतनी विविधता है, लोगों की शारीरिक संरचना में विविधता है, परिश्रम करने की सोच में विविधता है, जलवायु का प्रभाव हरेक भारत जलवायु में भी विविध है, इसलिए उनमें भारत की एकता से इसको जोड़ दिया है। भाषा सरल और सहज है, सरस है, शैली तुलनात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया है। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा सरल सहज है, शैली इसमें तुलनात्मक की गई है। तुलनात्मक और विवेचनात्मक ले सकते हैं, तुलनात्मक व विवेचनात्मक ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, विवेचनात्मक आप सभी में प्राय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुलनात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। आशा करता हूँ ये दोनों गद्यांश आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। भारत एक है निबंध रामदास दिनकर जी के इस निबंध के गद्यांशों को लेकर। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।